मेरा राजहंस सो गया। ये एक शोक गीत है जो मृत बालक को देख के मां करुणापूरित भाव से संबोधित करती है। गडकरी जी की ये मराठी कविता मेरे पास नहीं, लेकिन पिछले 5 महीनों से हर रोज इस शोक गीत की गूंज मुझे कानों में सुनाई पड़ती है और मैं घबराकर अपनी दोनों हथेलियों से अपने कानों को बंद कर लेता हूं। सुनो तारे चंदा सितारे, सुनो तारे चंदा सितारे, पवन ना कर शोर। चंदन, बेटे चंदन, अपने इकलौते बेटे चंदन की याद में उसकी तस्वीर पर सरला सुबह नहा धो के एक ताजा फूल चढ़ा देती है और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक पड़ते हैं कि उसकी दिनचर्या से जुड़ गया है। उसकी तस्वीर पर 2 फूल चढ़ा देती है। सुनो तारे
उस दिन सुबह मैंने चंदन के साथ कैरम खेला था। पहली बाजी मैंने जीती थी, तो दूसरी उसने। मेरी बारी। देखो अच्छा, आपकी ना तो मैं हरा के ही मानूंगा। ये देखो, ये देखो, देखा तुम कह रहे थे ना मुझे कोई हरा नहीं सकता। आ गए ना। अरे 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 भाई, काली गोटों से खेलोगे तो यही होगा, सफेद से जीत जाते। फिर एकाएक खेलना बंद करके मैं उठ लिया। पापा और खेलो और नहीं खेलो। नहीं चंदन, अब शांत हो। अरे यार तुम बहुत बेईमानी करते हो तुम। छुट्टी का दिन था वो, रविवार। किताबों के लिए बनने दी अलमारी के बारे में बाजार जाके पता किया। दोपहर बाद लौटा तो चंदन को उदास पाया। देख के अंदर तक हिल गया। उसकी 12 साल की पूरी जिंदगी बीमारियों से लड़ते हुए बीती थी, पर चिंतित व उदास कभी नहीं हुआ वो। बताया उसने कि पेट में दर्द है। बोला, पापा क्या है ये सब बीमारी मुझे ही क्यों? उसका दाहिना कान पिछले दिनों कई बार बहा था। दुर्घटना से ठीक 1.5 महीने पहले हमने पुणे के टिप्पण अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया। वहां से चलते समय डॉक्टर ने कहा था, देखिए अब कोई परेशानी नहीं हुई, फिर भी सावधानी के तौर पर 2 या 3 महीने में एक बार आकर दिखा लीजिएगा। उस दिन दोपहर बाद मैं अपने एक परिचित सर्जन से पुणे जाने की बात तय करने के लिए पुणे चल दिया। शहर शाहजहांपुर से 17-18 मील की दूरी, बस घंटे भर का सफर। पर ना जाने क्यों मन भारी था। मैंने सरला से कहा, सरला अकेले जाने की इच्छा नहीं होती आज, तुम भी चलो ना। वो बोली, भैया को भी साथ ले लूं, मैं शीलो नीलो को बुआ जी के पास छोड़ देती हूँ। अच्छा रहने दो, अकेले जाता हूँ। पुणे से शाम को लौटा तो 6 से ऊपर का वक्त हो चुका था। घर के पास अभी आया ही था कि मेरे पड़ोसी सचिन ने मुझसे कहा, भाई साहब क्या आपको खबर मिल गई? मैंने पूछा क्या? वो बोले, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, सब लोग अस्पताल गए, वहां जाओ, यहाँ ताला पड़ा है। सुनकर मैं ठिक्का। सोचा साइकिल से गिरकर चोट लग गई होगी। अस्पताल जाने के लिए अभी मुड़ा ही था कि रिक्शे पर माया प्रकाश आते दिखाई दिए। वो उतरकर मेरी तरफ बढ़े और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा उन्होंने, सुधीर मैं अस्पताल से ही आ रहा हूं, बेटा तुम्हारा गुजर गया। सिर्फ इतना ही कह सका, माया बाबू, मैं अब क्या करूंगा? उनके कंधे पर तो हाथ दिखाकर मैंने उनको सहारा लिया। वो मुझे धीरज बताते रहे। मुझे याद है कि मैंने रोने की चीख को बाहर न आने देने के लिए उस क्षण पूरी ताकत लगा दी थी। बाबू मुझे रिक्शे पे बिठा के अस्पताल की ओर चले। किसी रोगी को पकड़कर बैठने की तरह उन्होंने मुझे संभाल रखा था। अस्पताल की सीमा में घुसे तो वहां भारी भीड़ थी। अंधेरा घिरने लगा था। मुझे पकड़कर सरला के पास ले जाया गया। वो जमीन पर बैठी चीख चीख कर हाथ पटक पटक कर रो रही थी। मैं जाकर उससे लिपट गया और पगलाया सा रोने लगा। सरला क्या हुआ? मेरे भैया कहाँ है? मैं भैया के बिना कैसे जीऊंगा?
सरला मेरा भैया, मेरा अच्छा बेटा, मेरा चंदन। सरला, लाश का पोस्टमार्टम होना जरूरी है, डॉक्टर मान नहीं रहे। एक आवाज कानून में पड़ी, नहीं नहीं, मेरे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं, मेरे बेटे सरला, मेरे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं। मैं जोर से चीखा, चंदन बेटे, हम कोशिश करेंगे कि वो ना हो। कोई मुझे सहारा देकर बुला, और मुझे संभालने के लिए उसने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। चंदन का मृत शरीर अस्पताल के किसी कमरे में बंद कर दिया गया था। मैंने वो कमरा पहले कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं। पर उसकी काल्पनिक की डरावनी तस्वीर मेरे जहन में घुसकर चिपक गई है, जिसके फर्श पर मेरे बेटे का निर्जीव शरीर लेटा है। शरीर चादर से ढका है, शायद नहीं है, टूटे हुए फर्श पर बिछौना है, नहीं है, भीतर का नहीं है, रेज़ुमस्फी, मच्छरों के झुंड, सीला नोट। नहीं, नहीं, मेरे बेटे के रहने की वो जगह नहीं हो सकती। अरे वो जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? साला मेरे बेटे के रहने की वो जगह नहीं हो सकती। मुझे याद नहीं कि कौन मुझे और सरला को वहां से घर लेकर आया, कैसे और किस वक्त, ये भी याद नहीं। जिंदगी की सबसे भयानक रात से साक्षात्कार था मेरा और सरला का। मैं रोया, सिर पटका और बेटे के निर्जीव शरीर के पास बार बार उड़कर गया और उससे लिपट कर प्यार किया, वैसा प्यार जो दिखाई नहीं देता। चंद्रकांत देवताने ने लिखा है कि प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, वो ईथर की तरह होता है। देवताने के शब्दों में कहूं तो दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, पर बच्चों के फूलों वाले बगीचे की दुनिया में तुम अव्वल हो, पहली कतार में मेरे ही। तभी तो मैंने अपने बेटे के मृत शरीर को उस मनुष्य कमरे से चुपचाप निकाला और गोद में उठाकर उड़ता हुआ ले आया उसे। जगदीश चंद्र माथुरकृत पहला राजा में वेन के शब्द को सुनीता अपने चमत्कारपूर्ण लेपन से 28 दिन और रात तक सुरक्षित रखती है। भगवान की सत्ता में अगर मेरा विश्वास होता तो मैं भी सुनीता की तरह प्रार्थना के स्वर में कहता, ओ मृत्यु लोक के देवताओं, लाओ मेरे प्रतापी पुत्र के प्राण वापस करो। मैंने उसकी देह पर यह चमत्कारपूर्ण लेपन कर उसे वापस आने वाले प्राणों के योग्य बना रखा है। आओ, लौट आओ मेरे बेटे की आत्मा, लौट आओ मेरे बेटे, लो। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे मन प्राणों का टूट हिस्सा थे। आज मैं और सरला तुम्हारे बिना कितने अकेले और असहाय, कितने अकेले, कितने असहाय। पांडेलोचन शर्मा उनकी की मौत पे श्री रामनाथ सुमन ने कहा था, ये दुनिया तो चलती ही रहेगी, ये निर्मम दुनिया जिस पर किसी के आने जाने का कोई असर नहीं होता। लेकिन उनके लंबे जीवन के दृष्टा और साथी को कुछ अजीब लगता है, बड़ा सूना सूना सा लगता है। मौत तो जिंदगी की जुड़वा बहन है, वो उसके साथ छाया की तरह लगती है, कब प्रकट हो जाएगी कोई नहीं जानता। लोग तो आते जाते रहते हैं, चल चलाव लगा है, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो अंतर को कचोट जाती है, जी महसूस महसूस कर रह जाता है। 12 साल की उम्र में मौत, एक पूरी संभावना का समय से पहले ही नष्ट हो जाना, या किसी फूल का खिलने से पहले ही डाल से टूट कर गिर जाने जैसा। पर चंदन के साथ तो मौत उसके जन्मदिन से ही अविचित की भांति लगी थी, शायद उसके जन्म से भी पहले, जब वो गर्भ में था। अपने पिता के घर से सरला ने मुझे एक पत्र लिखा था। प्रियतम, हृदय स्पर्श। ये शब्द लिखते ही बरबस ही मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो तोहफा आपने मुझे दिया था, शायद मैं उसकी रक्षा न कर पाऊंगी। न जाने मेरे किन जन्मों के पाप हैं। मेरी हालत पिछली बार की तरह होती जा रही है। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो उम्मीद आप कर रहे हैं
उसे छोड़ दे, बस। ज्यादा ना लिख पाऊंगी। फिर चंदन ने इस दुनिया में आंखें खोली। और साल भर का होते होते उसके नाक के दोनों छेदों से खून का बहाव। शाहजहांपुर के डॉक्टर ने मना कर दिया। आर्थिक तंगी तक बहुत। सरला उसे लेकर बरेली दौड़ी। कैसे इलाज कराया उसने, शायद सब कुछ मैं भी नहीं जानता। कभी कभी वो सब्जी नहीं लाती, तो कभी अखबार और पत्रिकाओं की रद्दी बेचकर काम चलाती। दो बार मुझे बगैर बताए उसने भी बाजें गिरवी रखी। एक पैसा जो मुझसे छुपाया। और एक दिन मैंने देखा कि चंदन स्वस्थ चला है। सरला की मेहनत रंग ले आई। कितनी रंगीन वो चली थी तब हमारी दुनिया, कितनी रंगीन। पर ये खुशी ज्यादा देर तक न टिकी। एक दिन कहने लगी, भैया 2 साल का हो रहा है, फिर बोलना नहीं शुरू किया अभी। डॉक्टर चौधरी को दिखाया, वो बोले, अरे भाई जल्दी क्या है, जब बोलने लगेगा तब आप लोग कहेंगे कि बोलता बहुत है। बात आई गई हो गई। समय बीतते बीतते चिंता की कील तब और अधिक चुभने लगी जब चंदन ने हाथ के इशारों से अपनी बात कहनी शुरू की। कुछ ना कह पाने की उसकी विवशता मुझे और सरला को अंदर तक छील जाती। मैंने अपने विवाह से पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें नायक का बेटा बोलता नहीं, और एक लंबे प्रयास के बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो नायक यानी पिता अपने सुनने की शक्ति खो बैठता है। कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। चंदन जब बोलना शुरू करे तो कहीं उसकी आवाज ही सुनने लायक न रहूं मैं। पर अगर वैसा हो जाए तो भी तो मुझे खुशी होगी। मेरा बेटा चुप बोलने लगेगा, मेरा बेटा चुप बोलने लगेगा। चंदन जब सो जाता तो कई दफा मैं उसका चेहरा देखा करता। मेरे बेटे तो बोलेगा, जरूर बोलेगा, अरे जरूर बोलेगा तू। एक परिचित दिल्ली जा रहे थे अपने बेटे की पोलियो से पतली हो गई टांगों का इलाज करवाने। हर महीने जाते थे। एक दिन बोले मुझसे, भाई साहब मेरे साथ चलिए ना। कलावती सरन अस्पताल में बच्चों के इलाज की चर्चा सुनी तो तैयार हो गया। पत्नी से कहा मैंने, सरला मैं इसे लेकर जाता हूँ। कलावती सरन अस्पताल में बच्चों को दिखाया तो बहुत निराश हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, संभव है कि उम्र के साथ ही कुछ बोलना शुरू करे। अच्छा, कुछ लोगों ने वहां भी राय दी कि लेडी हार्डिंग में और दिखा लीजिए। अगले दिन लंबी लाइन में लगने के बाद जब मैं डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचा तो उन्होंने कहा, मेरे चैम्बर की बिजली खराब है, आप फिर कैसे दिन आइए। जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं ठहर नहीं सकता हूँ। आपकी बड़ी कृपा की अगर आप मेरे बेटे को देख लेंगे। कहा ना, बिना बिजली के देखा नहीं जा सकता, कल आइए। मेरा बेटा ही है, ठीक से बोल नहीं पाता, कुछ ऊंचा भी सुनता है। आप देखिए इसे, जी मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। कहाँ से आए? शाहजहांपुर से? कहाँ पर है ये?
अच्छा, डॉक्टर ने दूसरे चेंबर में ले जाकर चंदन के कान देखे, फिर आवाज की जांच के लिए एक दूसरे कक्ष में भेज दिया। वहां से जो रिपोर्ट लेकर लौटा उस पर लिखा था सीरियस लॉस। मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। लगा कि मैं चंदन को गोद में लिए धड़ाम से गिर पड़ूंगा। अभी इसी फर्श पर लोग दौड़ेंगे, मेरी तलाशी में मेरा नाम पता भी किसी को नहीं मिल पाएगा। चंदन तो बस इतना ही कर पाएगा, पापा पापा। एकाएक मेरी चेतना लौट आई। मैंने चंदन को संभाला, वो मेरी असहजता भाग गया। हकलाकर बोला वो, क्या क्या है पापा, क्या क्या है? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। डॉक्टर से दोबारा मिलने के लिए मैंने लंबे लंबे टक भरे और कांपते हाथों से रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। वो बोले लिप्रेडी में इसका इलाज है, कहीं भी नहीं, ऑलिविया में भी नहीं। मैंने उनके चेहरे पर आंखें गड़ा दी, नहीं, वहां भी नहीं। अरे यही टेस्ट है, अरे क्या करेंगे वो भी? उठकर चला है मैं। अस्पताल परिसर से निकलते निकलते मेरी आंखों से कई बूंदे एक साथ चूक पड़ी। चंदन अपनी टूटी फूटी भाषा में बोला, पापा के नहीं नहीं करो, नहीं कर। मैंने कहा, नहीं बेटे, रोऊंगा नहीं। पर आंसुओं की धारा को रोक नहीं पाया। चंदन अपनी नन्ही हथेलियों से मेरे भीगे गालों को पोंछने लगा। मुझे लगा कि मैं घर पहुंचकर सरला को कैसे बताऊंगा कि उसका कोई इलाज नहीं मिला उस महानगर में भी, जिसे बड़े मुल्क की राजधानी कहा जाता है। और कि महानगर के अस्पतालों में इतनी अव्यवस्था और इतनी हृदयहीनता है कि मेरे जैसे ना जाने कितने लोग वहां कितना गड़गड़ाना और कितना थक के खाना पड़ता है। जी टीवी, जी हाँ, चंदन की जिद पर टीवी खरीदना पड़ा। सोचा इसे देखने से उसे फायदा होगा, और हाँ, सचमुच फायदा भी हुआ। कान में सुनने वाली मशीन लगाकर या फिर ऊंची आवाज में चलाकर वो कई घंटे टीवी के सामने बैठा रहता। अब वो चीजों को ज्यादा समझने लगा था। कोई सीन आता तो मुझसे सवाल पूछा करता। अच्छा, टीवी के सारे प्रोग्राम मुझे याद हो गए थे। सुबह अखबार आता तो मुझसे छीन के उसमें टीवी के प्रोग्राम देखता। उसे ये सब करते देख मैं खुशी से भर जाता। सरला भी। चंदन, ये बेटे इसे दूर रखो बेटा। देखो मुझे ऐसे घिन लगती है, दूर रखो चंदन, मान जा बेटा। बेटे देखो मुझे ऐसे घिन लगती है ना, दूर जा, जाओ खेलो जाके, तुम परेशान मत करो। सरला, अरे ओ सरला, ऐसा मना दो, परेशान कर रही, मारी पड़ेगा। चंदन, बेटे जाओ खेलो जाके। अच्छा ऐसे करो, जाओ आजा, पतंग उड़ा दो जाके, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँ, जाओ जा। नहीं माने, नहीं माने। अच्छा अब बोल, अब बोल, अब छुड़ा रहा है पिता, पापा को परेशान करेगा ना। अब बोल, अब कहाँ जाएगा तुझे? अब सही करूंगा तुझे। अब बोल, अब कहाँ जाएगा? अरे मुझे कुछ दिखा, अरे पकड़ो चंदन से मैंने दोस्ती का नाता जोड़ा था। ऐसा मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि मेरे और पिताजी के बीच संवादहीनता की स्थिति थी। कितना डरता हूँ आज भी उनसे बात करने की। चंदन को मैं खूब छेड़ता, परेशान करता और मजाक करता। सरला देखती तो कहती, तभी तो बच्चे आपसे डरते नहीं, देखेगा आप इसे खराब कर देंगे इसे। क्या सरला, मैं इसे खराब कर दूं? अरे मैं नहीं चाहता ये भी मेरी तरह अपने बाप से बोलने में डरे या संकोच करे, समझी? अबे फिर आ गया तू, अरे फिर आ गया, अरे पकड़ो ऐसे पकड़ो, अब कितनी छोड़ देती चंदन के खिलौनों का संसार बहुत विशाल था। बसें, स्कूटर, मोटर ही उसमें अधिक हुआ करते थे।
तरह तरह के। खरीदने के तुरंत बाद वो उसे खोलकर देखता और अपनी तरह से जोड़ता और बनाता। सरला या मैं डांटते तो आपे से बाहर इतना 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 की तोड़फोड़ शुरू। और अपने से गुस्से के कारण कई बार वो पिटा भी। एक बार मैंने परेशान होकर कह दिया, अरे इसे मौत पर तुम जाती। बाद में सोचा मैंने ऐसा क्यों कहा उस दिन। मेरे कहे वो शब्द आज मन का कितना बड़ा बोझ बन गए। पुराने साहित्यकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक दिन अपनी बीमार पत्नी से कह दिया, अब तुम चले जाओ। और सचमुच वो 2 दिन बाद चली गई। जिंदगी भर एक टीस सुखती रही उनके मन में। हमारे डांटने पर चंदन अक्सर यही कहा करता, बाबा बाबा मैं अच्छा नहीं, चंदन अच्छा नहीं है, मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊं। घर पे देख छीलो ये नीलू जो मम्मी और जो पापा रहे क्यों कहता था ये? हर बार उसके यही शब्द होते। आज रह कर उसका ये कहा मेरे दिल को छेद जाता है और मैं घायल की तरह तड़पने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। ज़हन में बस यही पंक्तियां गूंजती रहती है, भला मोए तो बिछड़े कौन मिले, भला मोए तो बिछड़े कौन मिले। जो मर चुके हैं, जो बिछड़ चुके हैं, उनसे कौन मेल कराए, उनसे कौन मेल देहरादून के एक मूव बधिर स्कूल का पता है। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, श्रीमती शशि प्रभा शास्त्री को मैंने बेटे का हाल लिखा। उनका आत्मीयता भरा पत्र आया। मैंने स्कूल जाके वहां के प्रिंसिपल से बात कर ली है। कुछ रुपए और सोनू के कपड़ों की व्यवस्था करके आ जाओ, मैं प्रतीक्षा करूंगी। कैसी थी वो शाम। सरला बैग में चंदन के कपड़े रख रही, भरी आंखों से वो पूछती है, छोड़ कोई आ सकोगे इसे? बोलो, मैं क्या पूछती हूँ तुमसे, तुम छोड़ के आ सकोगे? मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाता। धीरे से कहता हूँ, वहां जाके देखता हूँ सरला। अपने मित्र मितेश अमित को साथ जाने के लिए तैयार करता हूँ। चंदन को तो बस जाने का उत्साह है। उसे मानसिक रूप से कई दिनों से स्कूल में छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझसे कहता है, बाबा मैं ना वहाँ पे रुक जाऊँ, खूब पढ़ूँ, अच्छा हो ना। रेल का सफर उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी पसंद की ऊपर की बर्थ भी मिल गई थी, सर्दी भी खूब थी। हमने बिस्तर लगाकर रजाई खोल दी। आज चंदन को बहुत प्यार आ रहा था, मुझे भी। मैं सोच रहा था कल या परसों से छोड़कर आना है, कैसे लौट सकूंगा मैं अकेले? ये सवाल मुझे खाया जा रहा था। अमितेश को नींद आ गई थी, चंदन को भी। उसने एक बाह मेरे गले में डाली और एक पैर उठाकर मेरे पैर के ऊपर रख लिया। मैंने उसे कुछ और खींच के अपने सीने से सटा लिया। उसके शरीर की आंच आज भी महसूस करता हूं, याद करता हूं। शशि प्रभा जी के मैं पहली बार गया, उनसे मिलने का भी वो पहला अवसर था।
पर ऐसा नहीं लगा कि वो प्रथम भेंट हो। उनका वो आत्मीयता भरा स्वर, अरे सुधीर जी, आइए आइए आइए, आपने तो आने में बड़ी देर कर दी। आइए, आ जाइए, आइए आइए आइए, हाँ हाँ आइए, अंदर आइए। अच्छा अच्छा, तो ये है आपका बेटा सोनू। आओ बेटे, आओ हमारे पास। क्या नाम है? ये कुछ ऊंचा सुनता है। न जाने क्यों इतना छोटा सा वाक्य कहते हुए मैं अंदर तक उदास हो गया। एक तिपहिया स्कूटर से हम लोग दोपहर बाद जब एक मूक बधिर स्कूल पहुंचे तो मेरे अंदर कुछ घुमड़ रहा था। इन गूंगे बहरे बच्चों की वाणी किसने छीन? ये बेचारे तो अपने माँ बाप से भी अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। इनके लिए तो संगीत और शोर का कोई अर्थ नहीं। इससे बड़ी बेवशता भूल से बच्चों की और क्या हो सकती है? मेरा बस चले तो मैंने दुनिया की हर चीज उपलब्ध करा दूं, हर सुख सुविधा, हर सुख सुविधा। फिर घर लौटकर मैंने शशि प्रभा जी से कहा, जी लगता है इन बच्चों के बीच ही जो कुछ बोल लेता है वो भी भूल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ के कई छात्रों से बातें की, वो बोल नहीं पाते, हाथ के इशारों से बात करते हैं, सांकेतिक भाषा है उनकी। जी देखिए मेरा बेटा तो हार्ड हियरिंग के कारण ऐसा है, उसे बोलने में थोड़ी अड़चन। अच्छा सरकार ऐसे स्कूलों में स्पीच थेरेपी की व्यवस्था क्यों नहीं करती? देखिए मैं बरेली, आगरा, गोरखपुर के ऐसे सभी स्कूल देखा है, पर कहीं भी ये सुविधा नहीं। विकलांग वर्ष आया और चला भी गया, पर सरकार को ऐसे कामों के लिए सोचने की फुर्सत कहां है? आकाश स्वच्छ है और सुबह की सुनहरी धूप में मसूरी का पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है। मैं चंदन के साथ छत पर खड़ा मसूरी का पहाड़ देख रहा हूं। पहाड़ों पर दूर खड़े बौने दिखाई देते वृक्ष अपनी ऊंचाई का अनुमान नहीं होने देते। किसी सुकुमारी की बल खाती केश राशि की तरह पहाड़ों के ऊपर लंबा पतला रास्ता लकीर सा दिखाई देता है। रात हुई, 9 बज गए, फिर 10, 11 और 12, फिर 1 बजा। मुझे नींद कहां? अमितेश ने मुझे चिंतित देखा तो बोले, आप फिक्र ना करें, उसका दाखिला करा दीजिए। आप जरा सी बात को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं, उसे यहाँ छोड़ देने में क्या है? मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाता। बात है मेरे जैसे कमजोर बाप का। जब मैं ये फैसला करता कि चंदन को यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचैन होता, यहाँ तक कि मुझे लगता कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सवेरा हुआ तो अमितेश ने मुझसे भिख पूछा। तो फिर क्या सोचा है आपने? मैंने कहा दाखिला लेकर आऊंगा, उसका साथ ले चलूंगा। अमितेश ने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे किसी साहसीन व्यक्ति को कोई हिकारत भरी नजर से देखता है। बोले वो कुछ नहीं। शशि प्रभा जी भी निराश थी, उन्होंने फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया था, करना भी मुझी को था। मैं चंदन को अब घर लेकर आ गया। अब चंदन को हमने पास के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ाई में मन लग गया उसका, पहला, दूसरा और तीसरा क्लास पास कर लिया। पहले स्कूल तक छोड़ने जाता, फिर लेने, पर उसे अकेले जाने देने लगा, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा था। वो नया बस्ता होने किताबें लाता तो उत्साह से उछलता घूमता, सवाल खूब लगा लेता था। लेख भी बहुत सुंदर था उसका। चित्र बनाने बैठता तो एक दिन में पूरी कॉपी भर देता। रंगों का संयोजन और अपनी कल्पना से चित्रों को बनाना उसने बहुत जल्दी सीख लिया था। कैसे? मुझे नहीं पता। एक दिन वीरेंद्र अग्रवाल ने मुझसे कहा, अरे भाई सुधीर, वो जो तुम्हारी पुस्तक है ना भगत सिंह की, सुने इसका कवर डिजाइन इसी से करवाओ, बस आइडिया दे दो। साइकिल का शौक तो उसे पागलपन की हद तक था। छोटेपन से मेरी साइकिल निकाल ले जाता तो घंटों चलाता, थककर चूर चूर हो जाता था वो। पत्नी से मैंने कहा, चल बड़ी साइकिल चलाने में असुविधा होती है, इसे नई छोटी साइकिल दिला दूं तो ठीक रहेगा। सरला बोली जल्दी क्या है? अच्छा चंदन को बताया? बहुत खुश।
उछला और मटका, कूदा और भागा। मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लाई। मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लाई। पापा जल्दी लाओ नई साइकिल। छोटी हुई थी, छोटी लाल साइकिल कल ले आना। अगले दिन साइकिल लेने गए। एक बार चिढ़ाने के लिए मना कर दिया तो दूर भाग गया वो। बुला कर लाए और साइकिल खरीद के घर लौटे। आज उसकी खुशी का ठिकाना कहां था? अपने बॉय, चंदन अपने दोस्तों को बॉय कहता था। अपने बॉय को बुलाकर उसने उन्हें साइकिल दिखाई। आज उसकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी और मुझे शहंशाह समझा था उसने। अब पढ़ने जाता तो साइकिल पर, खाना वो साइकिल पर, दिन में कई घंटे वो साइकिल पर घूमा करता। हम डांटते या चिल्लाते लेकिन निरर्थक। अरे उसका बस चलता तो रात को भी साइकिल पे ही सोता। साइकिल में हर रोज नई नई चीजें जुड़ती, नए नए तरीके से। पैसे वो जिद करके घर से ले जाता। अमितेश से कहकर अंग्रेजी में अपनी नेम प्लेट बनवाई और उसे साइकिल पे आगे लगा दिया। खूब सजा कर रखता है इसे वो, जैसे ये दुल्हन हो उसकी। हाँ, दुल्हन, कई लोग से न्यारी दुल्हन, कई लोग से प्यारी लोग, हाँ, लोग, उस लोग, पर लोग, तभी तो चंदन के चले जाने के बाद बाबा नागार्जुन ने उसके लिए कविता लिखी थी। अपनी साइकिल झाड़ पोंछ रहा है, वो किसी को छूने नहीं देता अपनी साइकिल। ये साइकिल चंदन की प्रिय सखी थी, वो अपने साथी से बातें किया करता था। एक बार 2 बजे रात में चंदन अपनी प्रिय सखी को फटकार रहा था। बरामदे में वहां फूलों के पौधे थे। कनेर की पतली टहनी से चंदन अपनी प्रिय सखी को पीट रहा था। क्यों पीट रहा है इसे? क्या कसूर है इसका? साली बैठ गई थी आज। साली को मस्ती का मजा चखाता हूं। जाएगी। मामा जी बस आप मुझे मत रोको। चंदन गुस्से में था, बेकाबू। थके इशारे से उसने मुझे परे हट जाने को कहा। रात को 2:15 बजे सभी सो रहे थे। सरला, सुधीर, शीलू, नीलू सभी सो रहे थे। हम तेरे पापा की दफ्तर वाली जीप से चंद्रमोहन के साथ निकलते हैं। अगले 3 चौराहों पर तो हमें दिखाई पड़ जाता है। तेरी मुस्कान हमारा पीछा करती है। लगा कि चंदन हमेशा मेरा पीछा करता रहेगा। लगा कि अपनी सी प्यारी साइकिल पर सवार होके चंदन पिछले महीने पूना हो आया है। लगा कि ये साइकिल चंदन का साथ कभी नहीं छोड़ती। ना तो वो छोड़ता, ना ही साइकिल ही छोड़ती। हाय, ये साइकिल ही चंदन को वहां छोड़ाई। वहां चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
उस रात मैंने चंदन का हाथ देखा। सरला बोली, क्या देख रहे हैं? बाबर ने एक बार हुमायूं के हाथ की रेखाएं देखी थी सरला। दोनों की छोटी व लंबी रेखाएं एक जैसी थी। हुमायूं छोटा था, खुशी से उछल पड़ा, जबकि बाबर ने ठंडी सांस ली थी। फिर बाबर ने कहा, खुदा ना करे मेरे बेटे, ये तुम्हें कभी इतनी मुश्किलें और दुख झेलने पड़े जितने मैंने झेले। बीमारियां तो मुझे भी बचपन में बहुत झेल। सरला हमारी ये नन्ही सी जान, ये भी तो बीमार रहता है। कहीं ये बीमारियों से लड़ते लड़ते थक ना जाए। सरला, थक ना जाए। गालों पर ढूल लगाए मेरे आंसुओं को सरला ने अपने पल्लू से पोंछ दिया। मुझे याद आई बाबर और हुमायूं की कहानी, बचपन में पढ़ी थी। एक बार बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बीमार पड़ा और उसके बचने की कोई आशा न रही। महल में उदासी छा गई। बाबर बड़ा दुखी था। घबराहट में कभी वो बाहर जाता तो कभी भीतर आता। उसे किसी प्रकार चैन न था। दूर दूर से हकीम और वैद्य बुलवाए गए। फकीर रोगी के लिए दुआ कर रहे थे, किसी तरह फायदा नहीं हो रहा था। हालत बिगड़ती चली जा रही थी। शाही हकीम ने रोगी की नाड़ी देखकर बड़ी उदासी से कहा, जहां पना गुस्ताखी माफ हो। मरीज की हालत अच्छी नहीं है, अल्लाह ही मालिक है। यह सुनकर बाबर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह देखकर एक दरबारी बादशाह के पास गया और जाकर बोला, जहां पना, अगर आप अल्लाह के नाम अपनी सबसे कीमती चीज निछावर कर दे तो शहजादे की जान बच सकती है। यह सुनकर वजीर ने कहा, संसार की सबसे कीमती चीज वही नूर हीरा जहां पना के पास है, उसी को अल्लाह के नाम पे दे दें। नहीं नहीं, मेरे पास कोई नूर से भी कीमती चीज है, मैं वही दूंगा। और इसके बाद बाबर ने हुमायूं के पलंग के 3 चक्कर लगाए और कहा, ऐ खुदा, तू मेरे बेटे को अच्छा कर दे और बदले में मेरी जान दे। मेरी उम्र उसे दे दे और उसका रोग मुझे कर दे। ऐ मेरे दोनों जहां के मालिक, तू मेरे बेटे को अच्छा कर दे और बदले में मेरी जान दे। मेरी उम्र उसे दे दे और उसका रोग मुझे कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे बेटे को अच्छा कर दे और बदले में मेरी जान दे। मेरी उम्र उसे दे दे और उसका रोग मुझे कर दे। मुझे कर दे, मुझे कर दे, मुझे कर दे। अल्लाह ने बाबर की प्रार्थना सुन ली। रोगी के होंठ हिले और थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी। उसी समय से हुमायूं अच्छा होने लगा और बाबर बीमार पड़ गया। और मैं सोचने लगा, बाबर ने बड़ी दृढ़निश्चयता के साथ हुमायूं की कॉपी में पहली बेत लिखी थी, वन हुमायूं नसीबे वाला हो, इन दुनिया में बोल वाला हो। बेत बनती चली गई। मसलवी शैली में उसने आगे लिखा, सारे अरमान पूरे कर, तुझको लाखों बिठाएं आंखों पर। वल्लाह वल्लाह, क्या मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा कुछ सोच सकता हूं? क्यों ना पूरी किताब ही मसलवी शैली में लिखी जाए, लिखकर बेटे को इंतखाब कर दूंगा। इस विचार से ही बाबर पुलकित हो उठा। हुमायूं से बोला, शहजादे शहजादे, मैं आपको तोहफे में किताब दूंगा जिसका नाम आपके नाम से मेल खाता होगा। मुबैय्यन नामक पुस्तक बाबर ने वास्तव में उसी साल लिखी और अपने पुत्र के लिए शुभकामनाओं की वो पंक्तियां। जी देखिए, मैं भी तो अपने बेटे के लिए मुबैय्यन की तरह ऐसी कोई पुस्तक लिख सकता हूँ, है ना? लिख सकता हूँ ना? हाँ हाँ, लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। लिखकर अपने बेटे के हाथ में थमा दूंगा। अरे सरला, सरला, इधर आना तो। देखो, मुझे अपने बेटे के लिए मुबैय्यन की तरह पुस्तक लिखनी है। सरला, ये कारपेट नहीं चल रहा, क्या हुआ? अरे क्या जरूरत है सफाई कर रही है? अरे हमने तुमसे कहा है ना, इधर उधर सफाई मत करा करो मेरी जगह पर। अच्छा इधर आओ, सुनो। देखो मैडम, मुझे ना अपने बेटे की पुस्तक लिखनी है मुबैय्यन की तरह। इधर आओ। कर क्या रही तुम? अरे मुझे बेटे की पुस्तक लिखना है और ये टाइपराइटर तुमने क्या कर दिया? कितनी बार मेरी चीजों हाथ बंद कराए हो?
बताओ मुझे बच्चे के लिए पुस्तक लेके तुम हो उधर, अरे क्या कर रहे हो उधर? आप ले इसे साइड कर दो। देखो अच्छी बात ये होगी मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को चाहे ना सफाई मत करा करो। मुझे अपने बेटे के पुस्तक नहीं, तुम उधर क्या कर रही हो? आज के बाद अगर हाथ पकड़ दूंगा तो मैं मेरी चीजों को हाथ में लगाया दो। मुझे अपने बेटे के पुस्तक तुम बता। मैं कहाँ लिख पाऊंगा मोबाइल? मेरा बेटा मर गया है ना, जिसके लिए लिखना चाहता हूं मैं मोबाइल नहीं लिख पाऊंगा। मेरा बेटा मर गया, मैं ये नहीं लिख एक दिन पुणे के टेपन अस्पताल में एक ऊंचा सुनती बच्ची के कान के सफल ऑपरेशन की खबर मुझे लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना पुणे में दिखा लूं चंदन को। वहां 5-7 हजार का खर्चा तो आसानी से उठा लूंगा। ट्रेन चली तो चंदन खिड़की से चिपक गया। फरीदाबाद, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, चंदन मुझसे स्टेशनों के नाम पूछता जाता। कभी वो ऊपर की बर्थ पर तो कभी सामने वाली सीट पर। एक जगह बैठना मुश्किल। पापा 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 वो पहाड़ वो देखो ऊपर पहाड़ बहुत ऊपर। पापा 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 पूना में पहाड़ है क्या? है एक साथ कई सवाल। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो चंदन नीचे उतर गया। मैंने उसे जोर से डांटा, अरे चंदन! तो वो हंसते हुए दूसरे दरवाजे से डिब्बे में चढ़ गया। पापा नहीं बकर बाहर, पापा नहीं बकर। अगले दिन शाम को 7:30 पर हम पुणे पहुंचे। स्टेशन पर ही हमें लेने हमारे परिचित परिवार के सदस्य रज्जो दीदी और उनकी बेटियां आ गई। नया शहर देखकर चंदन की खुशी पहाड़ों की चोटी जैसी थी। हमारे ठहरने का स्थान वहां ऑर्डिनेंस एस्टेट में मूला नदी के किनारे था। बहुत सुंदर स्वच्छ इलाका। डॉक्टर से अगले दिन शाम को मिलना तय था। सवेरा हुआ तो रज्जो दीदी बोली, अरे भाई आज तो पूरे दिन खाली है, चलो ऐसा करते हैं कि मूला नदी के किनारे चलते हैं। पत्थरों के ऊपर बहता मूला का पानी बहुत आकर्षक लग रहा था। हम बड़े भारी पत्थरों के ऊपर पैर रखकर कूदते हुए नदी के किनारे एक स्थान पर पहुंचे जहां पानी ऊंचाई से नीचे गिरता था। आओ चल कर देखते हैं लोग। ऐसा करो तुम चंदन को स्वेटर पहना लो और तुम शॉल ओढ़ कर आ जाओ। साथ आ जाओ। सुनो पीछे ना है, आ जाओ और सुनो पत्थरों से बचकर आना है। सरला और रज्जू दीदी एक पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगी। मैं और चंदन देर तक पानी में कंकड़ फेंकते रहे जैसे हमारी कोई प्रतियोगिता हो। मैं जानबूझकर कंकड़ कम दूर फेंकता, चंदन दूर तक फेंकता तो बहुत खुश होता। एकाएक वो दौड़कर पानी के बहुत नजदीक पहुंच गया, उन पत्थरों के ऊपर जिनके ऊपर से पानी गुजर रहा था। मैंने लपक कर उसकी बाह पकड़ ली। मेरी नजर बची तो चुपके से फिर वो वहीं पहुंच गया। मुझे डर लगा, मैंने उससे जोर से डांटा,
अरे चंदन! तो वो दूर भाग गया। फिर वो सामने पड़े विशालकाय पत्थरों के टुकड़ों से खोदकर अपना नाम लिखने लगा। मैंने देखा कि उन स्थानों पर इसी तरह और भी बहुत से नाम लिखे गए। चंदन ने 4-5 स्थानों पर अपना नाम खोद कर लिख दिया, हिंदी और अंग्रेजी में। मेरा हाथ पकड़कर दिखाने ले गया। बाबा इधर बाबा देखो मेरा नाम। रामानंद सागर का दिल पूना में पश्चिमी घाट की एक पर्वतीय सुंदरी पर आ गया था। उसके घर के पास पेड़ों का एक झुरमुट था और उसके पास पत्थरों की एक पुलिया। कृष्ण चंदन ने उन दोनों बेकरार रूहों को अक्सर पुलिया पर बैठे या चांदनी की शतरंजी में पेड़ों के झुरमुट में घूमते हुए देखा था। पर अब उस संकट से ठोट पर ना तो वो पुलिया है, ना ही वो पेड़ों के झुरमुट। कंक्रीट की 4 मंजिला 6 मंजिला इमारतों के मलबे के नीचे किसी का अधूरा इश्क सो रहा है। जी जी, मैंने पुणे में किसी से इश्क नहीं किया। मेरे बेटे का प्यार, उसकी तिलकती हंसी, उसका दौड़ना, अपने नन्हे हाथों से मूला नदी के काले पत्थरों की परतों पर कुरेदे गए उसके नाम के हरूफ आज भी वहां सोच पड़े। मैं बार बार सपने में मूला के उन निर्जीव पत्थरों के बीच पहुंचा हूं और चंदन के खुदे नाम पे अपनी कांपती उंगलियां फिराई हैं और अपने माथे को लहूलुहान किया है। ये सपना रात को ही देखा हूं, सो बात नहीं। जागते चलते काम करते हर दिन हर पल सबसे ज्यादा देखता हूं मैं। 22 को हम जल्दी अस्पताल पहुंच गए। 11:30 पर 3 अन्य ऑपरेशनों के बाद उसका नंबर आया। फिर एक डॉक्टर से खींच कर तेजी से ऑपरेशन कक्ष में ले गई। कुछ देर तक उसके चीखने की तेज आवाजें हमारे कानों में चुभती रही, जैसे कोई गर्म नुकीली चीज डाली जा रही हो भीतर, गर्म नुकीली चीज। एकाएक ऑपरेशन कक्ष का दरवाजा खुला। चंदन को बेहोशी की हालत में काली बिस्तर पे लाकर लिटा दिया गया। उसके कान के ऊपर एक मोटी सी पट्टी बंदी दिखाई दे रही थी और मुंह में एक नली पड़ी हुई थी। चंदन ने जब आंखें खोली तो वो कुछ घबराया हुआ सा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो उसने मम्मी पापा कहकर पुकारा। हाँ, डरो नहीं बेटे, डरो नहीं, डरो। देखो मम्मी तुम्हारी बुआ, डरो नहीं। धीरे धीरे जब वो संभला तो सबसे पहले उसने मेरी और सरला की डबडबाई आंखों को अपना कांपता हाथ उठाकर पोंछा। पीड़ा के उन क्षणों में भी वो मुस्कुरा रहा था। उसने अपना एक रेखा चित्र बनाकर मुझे दिखाया जिसमें उसके कान के ऊपर एक मोटी सी पट्टी दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा, देखे बेटे देखे कैसे बनाया तुमने, देखे तो देखे भाई, मुझे भी दिखाओ। अरे वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत सुंदर बनाया। कैसे बनाया चंदन यार, एक बार बताओ ना, मुझे भी बताओ ना। अरे बता दो थोड़ा सा। मान गए भाई तुम, अब तुम पूरे वानगाग हो गए हो। मशहूर चित्रकार वानगाग ने अपना एक कान उस तरह से काटकर उसे कागज में लपेटकर अपनी प्रेमिका को उसके कान की मांग करने पर उसे भेंट स्वरूप दे दिया था। अपने कटे हुए कान में पट्टी बांधकर उन्होंने अपना चेहरा कैनवास पर चित्रित किया, जिसके कारण लोगों ने पागल समझने लगे, जिसके कारण कुछ समय तक उन्हें पागल खाने में भी रखा गया। मैंने सरला को बताया, मेरा बेटा पागल नहीं है। सरला ने प्रतिवाद किया, वानगाग भी पागल नहीं था। मैंने उसे उत्तर दिया। चंदन को वानगाग कहकर मैंने एक बार पहले भी पुकारा था, जब उसमें चित्र बनाने की धुन जागी और वो खाना पीना भूलकर देर रात तक चित्रकारी में उलझा रहता। वानगाग ने अपने बचे हुए 2 साल की अवधि में बड़ी तन्मयता से अपने अस्तित्व को भूलकर दिन भर धूप में तपकर शायद इसी तरह लगातार अगणित चित्र बनाए। मैं चंदन में वानगाग को देखने लगा, पर उस चित्रकार ने तो एक दिन खेत में चित्र बनाते समय स्वयं को गोली मार ली थी, और इस तरह एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार की अल्पायु में ही मृत्यु हो। मेरे वानगाग को कुछ नहीं सकता। मेरा वानगाग तो 100 बसंत जिएगा। नहीं, मेरे वानगाग को कुछ नहीं होगा। मेरा वानगाग तो 100 बसंत। चंदन से बहाना करके
मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर गया। वहां जयवंत दलवी के मराठी नाटक नाती गोती में भारी भीड़ थी। दर्शकों में 70-80 महिलाएं भी थी। कई तो अकेले ही नाटक देखने आई थी। मराठी में नाटकों की लोकप्रियता का अनुमान मुझे उसी दिन हुआ। नाती पोती का पति घर में टाइप का कार्य करता है, पत्नी दफ्तर में नौकरी, उसका एक 14-15 साल का बेटा है, बच्चू पागल, ठीक से चल फिर भी नहीं पाता, खाना उसे हाथ से खिलाना पड़ता। पति पत्नी दोनों परेशान। बच्चू कुछ ऐसी वैसी हरकतें या फिर तोड़फोड़ करता तो बाप गुस्से में आकर उसे पीटने लगता। उसके भीतर गहरा अंतर्द्वंद इतना कि वो आवेश में स्वयं को भी उसी बेल्ट से पीटने लगता। एक रात वो दोनों बच्चों को मुश्किल से सुला पाते और सवेरे बच्चू उठता नहीं, वो मर जाता है। मेरा इकलौता बेटा चंदन कहीं किसी दिन ऐसे ही ना मर जाए। ये सोचकर मुझे बहुत बेचैनी हुई। मेरे पास की सीट पर बैठे एक मराठी सज्जन ने मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछा भी, पर मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। फिर घर लौटकर मैंने नाटक की कहानी सरला को सुनाई तो वो बोली, नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगले ईश्वर मैंने सरला को रज्जो दीदी के कमरे में शिरडी के साईं बाबा के तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़े देखा। मैं कुछ ना बोला। फिर मेरे पास आकर कहा उसने, सुनिए ना, शिरडी के साईं बाबा के स्थान यहाँ से बहुत नजदीक है, लोग दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। भैया को लेकर वहां जाना चाहती हूँ। पानी गिरने से मौसम अच्छा नहीं रह सकता, पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो अगस्त या सितंबर में आने पर मैं तुम्हें वहां खुद ले चलूंगा। पड़ोस के एक नौजवान रिचर्ड से चंदन की गाढ़ी दोस्ती हो गई। वहां से चलते समय उसने कई बार कहा था, अरे अंकल जी कहाँ जा, अरे अभी तो आप आए नहीं, अंकल जी आगे रुकिए ना, अरे अभी तो 2-4 दिन ही तो आए हुए, रुकिए ना थोड़े दिन। हाँ सो तो है अंकल जी, हाँ अकेला है जी। अच्छा चंदन को छोड़ जाइए। हाँ जी, अच्छा चंदन तुम फिर आना है, मैं भी आऊंगा। अंकल जी चंदन का ना ध्यान रखिएगा। तो फिर कब आएंगे? हाँ सो तो है कल, हम मैं भी आ जाऊंगा कभी। अंकल जी चंदन का ध्यान रखिएगा। बाय चंदन। हाँ आना तुम, हाँ मैं भी आऊंगा। बाय बाय, टाटा। अंकल जी चंदन का ध्यान रखिएगा। बाय चंदन, बाय बाय। अंकल जी चंदन का ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन के तुरंत बाद चंदन में तेजी से आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसने डॉक्टरों के सारे दावे झुठला दिए, कुदरत को चुनौती दी उसने। दाहिने कान में उसे ध्वनि महसूस होती। पहले की तरह मैं उसके लिए तेज आवाज में टीवी खोल देता तो उसे कम करने के लिए कहता, कम कर दूं बेटे, कम कर दूं और कम। शब्दों के उच्चारण अब अधिक स्पष्ट होने लगे थे। शब्दों को जोड़कर लंबे और पूरे वाक्य कहने में जो उसे कठिनाई होती थी वो अब नहीं रही। उसका जिद्दी स्वभाव एकदम शांत हो गया। मेरी और सरला की कल्पनाओं में पंख लग गए। महीना बीतते बीतते बाबा नागार्जुन आ गए। उसे पढ़ते, चित्रकारी करते, खिलौने बनाते और खेलते देख एक दिन बोले मुझसे, सुधीर, अरे भाई सुधीर, बुद्धि बहुत तीव्र है इसकी। बाबा का ट्रांजिस्टर उसे बहुत पसंद आया, सबसे ज्यादा उनका मैग्नीफाइंग ग्लास। बाबा जब सो जाते तो चुप कैसे निकाल लेता और हरूफों को बढ़ा करके पढ़ता। अच्छा रात को वो देर तक टीवी के कार्यक्रम देखता। बाबा उससे कहते, चंदन बेटे चंदन, टीवी बंद करके सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है, टीवी बंद करके सो जाओ। चंदन बेटे सुबह टहलने चलेंगे ना, हाँ इसलिए टीवी बंद करके सो जाओ। चंदन। उत्तर में वो कहता, तुम उधर मुंह बंद करके सो जाओ, हम टीवी बंद नहीं करेंगे। उसने बाबा के साथ कई बार झगड़ा भी किया। बाबा उसका बेकाबू गुस्सा समझ गए। उस
उसे खूब प्यार करते। बाहर निकलते तो उसे साथ ले जाते। चंदन ने जिद करके बाबा के साथ अपनी कई तस्वीरें भी खिंचवाई, एक उनके गले में हाथ डालकर। चलते समय बाबा उसे अपना ट्रांजिस्टर देते रहे, पर मैंने नहीं लेने दिया। लेकिन बाबा के जाने के ठीक 20 दिन बाद चंदन अपनी साइकिल पर घर के निकट ही मोटर की चपेट में आ गया। हवा की परतों में तैरता हुआ वो गिर गया पर सड़क जो मानव सभ्यता को आगे की ओर ले जाने के लिए बनी थी, एक शमशान भूमि में तब्दील हो गई। 12 वर्ष के बालक को सड़क पार करते हुए कोई तेज वाहन घायल करके मार दे तो क्या यह इस बात का साक्ष्य नहीं कि सड़क पर होते वक्त हम किस कदर सुसंस्कृत होते हैं। सुना कि लंदन की सड़कों पर यातायात के बीच बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। और एक है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को दुनिया भर में ऊंचा और श्रेष्ठ कहने वाले लोग हर रोज ना जाने कितने मासूम बच्चों को कितनी बेरहमी से कुचल कर उन्हें घायल और पन्नू बना देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इंसानियत का एक और नमूना वहां लोगों ने खुली आंखों से देखा। चंदन को घायल करके ड्राइवर उसे मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ मोटरसाइकिल भाग निकला। कुछ लोगों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले करा दिया। मुझे बताया गया कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसका शरीर बेजान हो गया। शमशान भूमि में जब मुझे उसके सिर में बिठा के किसी ने एक तस्वीर उतारी तो कभी शमशुर रहमान के शब्दों में मैं यही सोच रहा था, ये लाश कहां रखे हम, कहां बनाए इसकी समाधि। मिट्टी, पर्वत या सागर के नीले जल में न मिट्टी न पर्वत न सागर का नीला जल ही आधार बन सकता है इसका। आओ इसे स्थान दे अपने हृदय के भीतर। 23 अगस्त को शुद्ध हवा होना था, पर मेरे लिए अनावश्यक था। लेकिन लोगों ने कहा जिन्होंने चंदन की चिता को अग्नि दी उनके लिए करना आवश्यक है। मैंने तो अपने मित्रों के बीच बैठकर ही शोक की अभिव्यक्ति की। एक दिन पूर्व भी मैंने चंदन के नाम एक खत लिखा था। प्रिय बेटे चंदन, 19 अगस्त को तुम इतने चुपचाप और दबे पांव चले जाओगे इसका तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। तुम्हें तो अभी हमारे साथ बहुत सारा काम करना था। मेरी एक पुस्तक भगत सिंह के सुने का कवर डिजाइन तो तुम ही तैयार करने को थे। आज मैंने तुम्हारा भगत सिंह वाला बिल्ला अपने सीने पे टांग लिया है। शायद कभी तुम्हारी ये यादें मेरा संबल बने, पर अभी तुम आंसुओं की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। बाहर से भी बड़ा दुखद हादसा कभी भुला नहीं पाएंगे हम, कभी भुला नहीं पाएंगे। अलविदा चंदन, अलविदा बेटे, अलविदा। पर भाई साहब, ये चिट्ठी चंदन तक कैसे पहुंचे? अमृता प्रीतम ने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है कि दुखांत वो होता है कि आप अपने प्रिय को उम्र की सारी चिट्ठियां लिख लें और आपके पास से आपके प्रिय का नाम पता ही खो जाए। चंदन, कहाँ हो तुम? तुम्हारा पता जानने के लिए हम कितने बेचैन हैं। हर तल्ले, हर गली, हर द्वार गया हूं, सबसे गली रात में करता हुआ तुम्हें ढूंढे। कभी सोचता हूं कि अखबार में तुम्हारे नाम को इश्तिहार छपवा दूं। तुम जहां गए भी हो घर लौटाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। नहीं, अगर ये लिखो, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। नहीं, अगर ये लिखूं कि पहुंचाने वाले को उचित इनाम और मार्ग व्यय दिया जाएगा, हाँ तो शायद कोई ध्यान दे। तुम्हारी मम्मी सरला तुम्हें बहुत याद करती है। उसकी आंखों के पलक रोते रोते सूज गए। तुम जहां कहीं भी हो भैया घर लौट आओ। हाँ, आओ बेटे, आओ। आज दिवाली है बेटे। तुम्हारे लिए ढेरों फुलझड़ियां, मोमबत्ती और पटाखे लेते हैं। तुम्हारे बिना घर में एक भी दिया नहीं जला। आज
दिया नहीं जला चंदन। तुम्हारी बहन शीलो और नीलू तुम्हारी राह देख रही है। आज आज राखी का त्योहार है मेरे बच्चे, आज राखी का त्योहार है। आज 14 नवंबर है, तुम्हारा जन्मदिन। आज तुम पूरे 13 साल के होते हैं। आज 19 दिसंबर है, काकोरी शहीदों का बलिदान दिवस। आज तो तुम्हें हमारे साथ अशफाक की मजार पर चलना है। बसंत पंचमी है चंदन। देखो देखो आकाश में कितनी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं और तुम्हारी डोर बंदी चरखी वहां बड़ी सिसक रही है। सरला रोते रोते बेहोश हो जाती है। सफेद एक चिड़िया थी जो बैठी थी हरे वन में चंदन की किसी डाल पर। हाँ मैं जानता हूँ उसकी चेतना। सफेद एक चिड़िया थी जो बैठी थी हरे वन में चंदन की किसी डाल पर। होश आने पर वो मुझसे पूछती है, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैं मर जाऊं तो चंदन से मिल सकती हूँ क्या? मुझे उस बाहर का कुछ पता नहीं सरला, कुछ पता नहीं। चंदन से तुम अब सपनों में ही मिल सकोगी, लेकिन चंदन बाहर गया है क्यों, जहाँ से वो फिर कभी नहीं आएगा? बोलिए ना, बोलिए चंदन बाहर गया है क्यों, जहाँ से वो फिर कभी नहीं आएगा? नहीं वो आएगा, अरे अपनी माँ के लिए आएगा, अपनी माँ के लिए आएगा। लौटा मेरे लाल लौटा, तेरी अम्मा ने बुलाया है। लौटा मेरे लाल लौटा, मेरी गर्म गोद में लौटा। लौटा मेरे अपने सपूत लौटा, मैं बुला रही हूं तेरी शीतल नदी। लौटा मेरे लाल लौटा, माँ का दूध तुझको बुलाता है। लौटा मेरे लाल लौटा, मैं बुला रही हूं ढही हुई तेरी झोपड़ी। लौटा मेरे लाल लौटा, क्योंकि मैं चुभती हुई चीजों की दुनिया में अंधी हो गई हूं। लौटा मेरे लाल लौटा। आंखें धसी जाती है, ये राहें गुमनाहे गड्ढों में सिकुड़ी जाती है कनपटियां, जांघें पपटियाई पिंडलियां। चारों की शाम तो वस्तुएं उदियाई मेड़ों से मुझ पर झपटती हैं। चौकटे खंबे और कुर्सियां सींग मारने को हैं। दरवाजे आगे भिड़ जाते हैं झूमते शराबी से। बिगड़ा है बिजली की मार धार करती है। चमड़ी उगलती है, खुनियाई जाती है। चिड़िया की चोंच जो चटती हो पत्थर से। दांतों की मकड़ी की तरह कैंचियां सरक कर पकड़ से परे चली जाती हैं। माचिस की तीलियां बन जाती हैं गवैया के पंजे। बाल्टी दस्ते पर झोल कर मुंह पर चढ़ जाती है। लौटा मेरे लाल लौटा। पाँव मुझे अब चंचल हिरनी सा ढो नहीं पाते। पैरों में बड़े बड़े अर्बुद्धू तंताड़े उग रहे। पंजों में हाड़ की खूंटियां निकल आई। हाथों की उंगलियां जोड़ों पर जकड़ गई, पोरों में ढट्टे पड़ गए। मौसम की मार से जैसे चट्टाने पपड़ियाई हो। हर अंग अपना जीवन जीकर मादा हो गया। लौटा